मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिणी एशिया के संदर्भ में भारत। दक्षिणी एशिया के संदर्भ में भारत। इस टॉपिक का हम पार्ट 1 में इसका अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इसका कुछ बच गया है, उसको हम पार्ट 2 में इसको क्लियर करेंगे। दक्षिणी एशिया के संदर्भ में भारत को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं। एशिया के माध्यम के अंदर हम ये जो निम्न पॉइंट लिखे, इन पॉइंटों के संदर्भ में हम देखेंगे भारत का दक्षिण एशिया में क्या प्रभुत्व है, क्या पोजीशन रखता है भारत हमारा। पहला पॉइंट हमारा सांस्कृतिक संदर्भ में। सांस्कृतिक संदर्भ में तो सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की सभ्यता संस्कृति बहुत पुरानी है। सांस्कृतिक दृष्टि से दक्षिणी एशियाई प्रदेश भारतीय सभ्यता और संस्कृति से अभिभूत हैं। दक्षिणी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों पर कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति बहुत प्राचीन एवं विश्व की प्राचीनतम एवं पुरानी है। भारत में 3000 ईसा पूर्व यहाँ पर वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों में सिंधु घाटी की सभ्यता, यहाँ पर हड़प्पा मोहल्ले सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है, जो सिंधु नदी से निकलती है, वो सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। यहाँ पर सर्वप्रथम 3000 ईसा पूर्व द्रविड़ लोग आए थे। द्रविड़ आए और इसके बाद में 2000 से 2500 ईसा पूर्व इसके बाद में यहाँ पर आए इंडो आर्य लोग आए थे। ये लोग क्या हुए, इनको खदेड़ दिया तो ये नीचे चले गए दक्षिण की ओर, और जो आर्य थे वो उत्तरी भारत में गंगा की घाटी में बस गए। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति इंडो आर्य और द्रविड़, इन दो सभ्यताओं के मिलन से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, जो आज तक ये आर्य सभ्यता चलती हुई आ रही है। इस सभ्यता को मिटाने के लिए बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, जैसे शक, कुषाण, यवन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, मुगल, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए और उनका भारत में आक्रमण करने का एक ही था, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, भारत को आर्थिक रूप से लूटना और भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, धर्म है, उसको नष्ट करना था। लेकिन इतना प्रचार, इतने लोग यहाँ पर भारत में 1000 वर्ष तक भारत गुलाम रहा। गुलाम रहने के बावजूद भी हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को वो नहीं मिटा पाए, और उल्टा जो उनकी सभ्यता थी, उनकी संस्कृति की, वो भारत की सभ्यता संस्कृति क्या हो गई, आत्मसात होती गई। जो विदेशी शक्तियाँ भारत में आई, उनकी जो संस्कृति थी, जो उनकी अच्छाई थी, वो भारत की सभ्यता ने भारत की संस्कृति क्या किया, ग्रहण किया। लेकिन हमारी सभ्यता का विनाश नहीं हुआ, सभ्यता खत्म नहीं हुई। ये हमारी सभ्यता है। और भारत में 5000 ईसा पूर्व से ही भारत में फसलों का उत्पादन का कार्य प्रारंभ होता था। तो भारत की सभ्यता संस्कृति आज भी महान सभ्यता संस्कृति है, और इस सभ्यता संस्कृति से भारत के पड़ोसी देश और विश्व के जो अधिकांश देश हैं, वो आज भी भारत की सभ्यता संस्कृति से प्रभावित हैं। दूसरा पॉइंट हमारा वनस्पति के संदर्भ में। वनस्पति की दृष्टि से देखें, दक्षिण एशिया महाद्वीप के अंदर वनस्पति में क्या कंडीशन है संदर्भ में। तो वनस्पति के संदर्भ में देखें कि दक्षिणी एशिया महाद्वीप, दक्षिणी एशियाई प्रदेश, दक्षिणी एशिया भाग मूल रूप से मानसूनी जलवायु से प्रभावित है। भारत, पाकिस्तान के पड़ोसी दक्षिण एशिया महाद्वीप है, इन सभी देशों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसलिए यहाँ की वनस्पति कैसी पाई जाती है, मानसूनी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जो तमाम पड़ोसी देश, सभी देशों में मानसूनी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। हमारे भारत के 21.09% भाग पर वनस्पति है। 100% भूमि है भारत में, उस 100% में से 21.09% भाग पर क्या पाई वनस्पति पाई जाती है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में मात्र 4% वनस्पति पाई जाती है। पाकिस्तान की भूखंड पर मात्र 4% विश्व की वनस्पति पाई जाती है। और इधर नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में 34% भाग पर वनस्पति पाई जाती है, भूटान में 35% और बांग्लादेश में 14% वनस्पति पाई जाती है। तो आप देख लीजिए क्या कंडीशन है हमारी वनस्पति की दृष्टि से। तो भारत में 21.9% भाग वनस्पति है, जबकि पाकिस्तान में सबसे कम पड़ोसी देश हमारा, जहाँ पर 4% वनस्पति है। इसका इफेक्ट हमको भी झेलना पड़ता है।
और भी नेपाल भूटान यहाँ पर अच्छी कंडीशन में 34-35%, और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों भारत में वनस्पति की दृष्टि से कमजोर हैं। भारत में 31.09 और विश्व 1952 की वन नीति के अनुसार 33% भाग पर वन होने आवश्यक है। अभी भारत ने भी टारगेट हासिल नहीं किया है, अभी 21.09% आपको टारगेट हासिल करना है, 33% तक जाना है। ये हमारा वनस्पति के संदर्भ में भारत में बहुत सारी अलग अलग विविध प्रकार की वनस्पति होती है। शीशम, आम, महुआ, शीशम, खेर, बबूल, खेजड़ी, नागफनी, देवदार, स्प्रूस, चर्च, महोगनी, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भाषा के संदर्भ में। भाषा की बात की जाए तो भारत में विश्व की जितनी भी भाषा है, सब भाषा भारत में लगभग भाषा पाई जाती है। इतनी भारत में भाषा पाई जाती है, भाषा बोलियाँ बहुत विविधता देखने को मिलती हैं। यहाँ पर भारत में आर्य भाषा का अधिक वर्चस्व है। आर्य भाषा की बात की जाए, आर्य भाषा में सबसे अधिक वर्चस्व किसका है? भारत में हिंदी भाषा का। आर्य भाषा में सबसे अधिक वर्चस्व किसका है? हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा में भारत की राष्ट्रभाषा है और भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वो हिंदी भाषा बोलती है। लेकिन भारत में कन्नड़, मलयालम, तमिल, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, इस प्रकार की बहुत सारी भाषाएं, बिहारी, बंगाली, इस प्रकार की भाषाएं पर बोली जाती हैं। तो भारत में अंग्रेजी शासनकाल में, औपनिवेशिक शासनकाल में, जो अंग्रेजी शासन का समय 174 भारत में कार्यकारी भाषा थी। कितनी? 174 कार्यकारी भाषा थी और 544 बोलियां थी। भारत में 544 बोलियां थी और वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता है। कितनी भाषा को? भारत के संविधान में आज भी वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता मिली हुई है और भारत के संविधान में अंग्रेजी और हिंदी हमारी कार्यकारी भाषा के रूप में नियुक्त की हुई है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो भारत के अलग अलग, दक्षिण भारत में देखो तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, उस तमिल भाषा का प्रचार फिर श्रीलंका में भी इफेक्ट पड़ता है, इस पर प्रभाव देखने को मिलता है और श्रीलंका वाले भी तमिल भाषा बोलते हैं, भारत में भी तमिल बोलते हैं। तो इस प्रकार क्या हुई, भारत के पड़ोसी देश हैं वो भी कहीं न कहीं भारत की भाषाओं सभी इसके द्वारा प्रभावित है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है, लेकिन ये उर्दू भाषा फारसी, अरबी और हिंदी का सम्मिश्रण है। जो उर्दू भाषा बनी है वो उसमें फारसी, अरबी और हिंदी का सम्मिश्रण है। मिश्रण के द्वारा क्या बनी है? उर्दू का निर्माण हुआ है। तो कहीं न कहीं हमारी भाषा का भी इस पर इफेक्ट देखने को मिलता है। दक्षिण एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ये हमारा भाषा संबंधी विविधता। भाषा के संदर्भ बात की जाए तो भाषा के संदर्भ इस प्रकार कंडीशन हमारी। नेक्स्ट है धार्मिक संदर्भ में। धार्मिक संदर्भ की बात करें तो धार्मिक संदर्भ की बात की जाए तो दक्षिण एशिया महाद्वीप में 3 बड़े धर्म हैं। 3 बड़े धर्म हैं, इस्लाम, बौद्ध और हिंदू। इस्लाम, बौद्ध और हिंदू, ये 3 बड़े धर्म पाए जाते हैं। इसकी बात की जाए, भारत की बात की जाए तो भारत में लगभग 79.56% भाग पर हिंदू आबादी पाई जाती है। कितनी? 79.56% भाग पर हिंदू आबादी पाई जाती है। और बाकी जो इस बात में सेकंड नंबर पोजीशन, फर्स्ट नंबर भारत में हिंदू धर्म और सेकंड नंबर पाया जाता है इस्लाम और थर्ड नंबर पे ईसाई। इसके बाद में जैन, सिख, इस प्रकार के धर्म भी भारत में पाए जाते हैं। विश्व के लगभग अधिकांश 2 धर्म हैं वो भारत में पाए जाते हैं। वो बहुत सारे धर्मों की उत्पत्ति भी भारत में हुई, जैसे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इनकी उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? भारत में हुई। विश्व के तमाम जितने भी धर्म हैं लगभग भारत में धर्म पाए जाते हैं। ये हमारी धर्म संबंधी। और भारत के विभाजन का जो आधार था वो भी धर्म ही कारण बना था। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ इसका प्रमुख आधार भी क्या था? हमारा धर्म ही था। तो धार्मिक दृष्टि से भी भारत में पाई जाती है और भारत अधिकांश रूप से 79.56% जनसंख्या में भी किसमें? हिंदू धर्म की पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भौतिक संदर्भ में। भौतिक दृष्टि से देखा जाए भारत को दक्षिण एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, दक्षिण एशिया महाद्वीप में भारत बिल्कुल भिन्न देश देखा जाता है। ये भौतिक दृष्टि से भारत को भौतिक दृष्टि से भी भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने बहुत अलग सुंदरता से इसको स्थापित किया, अलग से बनाया है। आप देख लीजिए उत्तर में ये हमारा कश्मीर, हिमालय पर्वत उत्तर में स्थित है, इधर बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इधर थार का रेगिस्तान। तो भारत के भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भारत में भौगोलिक दृष्टि से बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। तो भारत में पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी है, नदियाँ भी हैं। यहाँ पर दक्षिण का पठारी प्रदेश भी पाया जाता है। इस प्रकार से भारत में भौतिक दृष्टि से भी भारत को बहुत अधिक दूर से देखने पर हम विश्व के नक्शे में इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरे देश के लिए हमारा भारत का नक्शा है। भारत को भगवान ने भी बहुत अच्छी तरह से इसको स्थापित बनाया गया है। ये था हमारा भौतिक संदर्भ में। भौतिक का मतलब भौगोलिक वातावरण। एक तो हिमालय पर्वत है, अंदर नदियाँ भी हैं, मरुस्थल भी हैं, प्रायद्वीप पठारी प्रदेश भी है, तीनों और पानी भी है। तो भारत को संपूर्ण दृष्टि से इसको अच्छी तरह से बनाया गया है, स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट है अफवाह के संदर्भ, किसके संदर्भ में? अफवाह। अफवाह का मतलब नदियाँ, पानी का बहाव होता है तो कहते हैं अफवाह कहते हैं। अफवाह की बात की जाए तो भारत में यहाँ पर उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के ऊपर ऊंचे पर्वत पर बर्फ जमा हुआ है और बर्फ पिघल पिघल के यहाँ पर नित्य में नदियाँ बहती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, इस प्रकार की नदियाँ भारत में यहाँ पर प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इस प्रकार की नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और राजस्थान की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, यहाँ पर माई नदी प्रवाहित होती है। इस प्रकार के भारत में क्या होता है? अफवाह नृत्य जाता है। कुछ नदियाँ तो बंगाल खाड़ी का अफवाह नृत्य है, बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसे गिरती हैं अरब सागर में गिरती हैं। दो प्रकार का अफवाह नृत्य जाता है, एक तो बंगाल खाड़ी का और दूसरा है अरब सागर का। और तीसरा प्रकार का अफवाह नृत्य वो कैसा है? आंतरिक अफवाह नृत्य, जैसे घग्गर नदी राजस्थान में आंतरिक नदी क्या होती है? समाहित हो जाती है। ये था हमारा अफवाह नृत्य। भारत में विश्व के 3 अफवाह नृत्य है। भारत में 3 प्रकार का अफवाह नृत्य है, एक तो बंगाल खाड़ी का अफवाह नृत्य और अरब सागर का अफवाह नृत्य, और दूसरा है आंतरिक अफवाह नृत्य। आंतरिक अफवाह का मतलब रेत के अंदर क्या होती है? नदियाँ लुप्त हो जाती है, तो वो क्या लगता है? आंतरिक अफवाह नृत्य। राजस्थान की घग्गर नदी ये रेगिस्तान में क्या होती है? लुप्त होती है। ये 3 प्रकार का अफवाह नृत्य भारत में यहाँ पाया जाता है हमारा। नेक्स्ट है राजनीतिक संदर्भ में। राजनीतिक संदर्भ की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत हमारा 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को भारत और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और 1948 में श्रीलंका, ये भी औपनिवेशिक गुलाम था, औपनिवेशिक देश था, ये भी अंग्रेजों का गुलाम था, और ये भी 1948 में अंग्रेजों से मुक्त हुआ, स्वतंत्र हुआ। कौन सा? श्रीलंका। और भारत और पाकिस्तान की विभाजन का जो आधार था वो हमारा कौन सा था? धार्मिक कारण से ही भारत पाकिस्तान का क्या हुआ? विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान, और यहाँ पर बांग्लादेश का उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इसको पहले बांग्लादेश नहीं कहते थे, इसको क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। लेकिन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के मध्य में युद्ध छिड़ा और भारत ने बांग्लादेश का सहयोग किया, और इसके सहयोग से ही बांग्लादेश 1971 में क्या हुआ? पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, और इससे मुक्त हो गया। और भारत के सहयोग से ये नया राष्ट्र निर्माण हुआ। 1971 में बांग्लादेश बना। बांग्लादेश का निर्माण करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा। इंदिरा गांधी के समय में युद्ध हुआ था, वो पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारत के सामने। ये हमारा राजनीतिक संदर्भ की बात की जाए। और मृदा की बात की जाए, नीचे पॉइंट लिखा में मृदा के संदर्भ में बात कर सकते हैं। मृदा का मतलब मिट्टी। मृदा के संदर्भ में, मृदा के संदर्भ की बात की जाए तो भारत में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। उत्तर में यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वतमाला है, वहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। यहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई प्राचीन मिट्टी बागर और नवीन मिट्टी खादर कहलाती है। जैसे खादर बागर प्रदेशों से उत्तर का विशाल मैदान निर्मित है। यहाँ पर हमारा प्रायद्वीप पठारी प्रदेश प्राचीन लावा, जो अंदर ज्वालामुखी से लावा निकला है, लावा से निर्मित काली मिट्टी से यहाँ पर पाई जाती है, लावा वाला निर्मित। और दक्कन का पठार महाराष्ट्र में पाया जाता है मुख्य रूप से। उसको हम कपासी, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि दक्कन के पठार में बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? कपास पैदा होता है। तो इस प्रकार से। और यहाँ पर दलदली मृदा पाई जाती है, दलदली मृदा तटीय भागों में। इस प्रकार से भारत में यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है, हर रेगिस्तान में बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह मिट्टी संबंधी, मृदा संबंधी भी यहाँ बहुत संदर्भ भी भारत में अलग अलग स्थिति पाई जाती है। ये था हमारा दक्षिण एशिया के समय भारत की स्थिति। भारत में ये स्थितियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार से हमारा भारत दक्षिण एशिया महाद्वीप के दक्षिणी एशिया के समय भारत को विभिन्न रूपों में देखा सकता है। ये हमारे पॉइंट थे, आप नोट कर लीजिए, इसको समझिए। थैंक यू। आप इसकी स्क्रीन नोट लीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए, और हमारे इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।